हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं यूपी बोर्ड क्लास 9 का चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम क्लास 9 यूपी बोर्ड का चैप्टर नंबर फर्स्ट हम कोशिका का पढ़ेंगे, लेक्चर नंबर सेकेंड पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था कि कोशिका क्या होता है, कोशिका की खोज किसने किया था, अरे होता क्या है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे आज हम कोशिका का, आज हम पढ़ेंगे क्या, लेक्चर नंबर सेकेंड पढ़ेंगे। ठीक है, जिसमें हम जानेंगे कि आखिर जो कोशिका होती है, कोशिका कितने भाग होते हैं, क्या कैसे होते हैं। ठीक है, इन चीजों के बारे में क्या है आज हम पूरा डिटेल हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, फिर आते हैं कोशिका के प्रकार। कोशिका कितने प्रकार की होती है, कोशिका दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी प्रकार की होती है, यूकैरियोटिक कोशिका और प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। यूकैरियोटिक कोशिका और प्रोकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका मतलब क्या होता है, ऐसी कोशिकाएं जो क्या होती है, पूर्ण विकसित होती हैं। तो ऐसी कोशिकाएं जो पूर्ण विकसित होती है तो उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं यूकैरियोटिक कोशिका कहलाता है। और जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं वो पूर्ण विकसित नहीं होती हैं। ठीक है, ये पूर्ण विकसित नहीं होती। इसे प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं क्या होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं क्या होती है, प्रोकैरियोटिक सदैव क्या होती है, ये कोशिकी जीवों में पाई जाती हैं। ठीक है, और ये यूकैरियोटिक की तुलना में क्या होती है, काफी छोटे होते हैं। ठीक है, और सबसे खास बात है इनमें जो प्लाज्मा झिल्ली होती है ये क्या होती है, ये काफी पतली तो होबे करती है, साथ साथ इनमें केंद्रक झिल्ली जो क्या होती है, अनुपस्थित होती है। ठीक है, और जो डीएनए होता है ना, तो डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती। क्या नहीं पाई जाएगी, इसमें हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है, अनुपस्थित होता है। किसमें, जो डीएनए क्या होता है, तो डीएनए जो होता है इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता और इन्हें एकल तंतु में होता है। और इनके डीएनए को ना जीनोफोर, न्यूक्लियाइड्स, वृत्तीय डीएनए इत्यादि नामों से जाना जाता है। इनका जो डीएनए होता है इसे जीनोफोर, न्यूक्लियाइड्स, वृत्तीय डीएनए या नंग डीएनए इत्यादि नामों से जाना जाता है। क्यों, क्योंकि जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के जो डीएनए होते हैं ना, वो कहाँ पाए जाते हैं, वो कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाएंगे, ये कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के जो डीएनए होते हैं वो कोशिका द्रव्य में पाए जाने के कारण इन्हें नग्न डीएनए, वृत्तीय डीएनए, न्यूक्लियस डीएनए एवं जीनोफोर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और सबसे खास बात है कि इनमें माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, अंतःद्रव्य जालिका, गाल्जिका, ये सब चीजें क्या होती हैं, अनुपस्थित होती हैं। और इनमें क्या होता है, इनमें हमेशा अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, इनमें हमेशा अर्धसूत्री विभाजन पाए जाते हैं। ठीक है, और ये जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है तो इसमें क्या उदाहरण है, इनके उदाहरण में क्या होते हैं, जीवाणु आते हैं। क्या आते हैं, ये जीवाणुओं को क्या है, इनके उदाहरण में रखा गया है। क्यों, क्योंकि जो जीवाणु होते हैं ना, एक अर्धकोश की संरचना होती है, मतलब कि यह पूर्ण विकसित संरचना नहीं है, यह आधी कोश की संरचना है। और जो जीवाणु का आयु कितनी होती है, 20 मिनट होता है। कितना होता है, जीवाणु का आयु कितनी होती है, 20 मिनट। मतलब कि जो जीवाणु होते हैं जन्म से लेकर मृत्यु तक इनका जो जीवन काल कितना का होता है, खाली 20 मिनट की होगी। ठीक है, और इनके बाहर क्या पाई जाती है, कोशिका भित्ति का आवरण पाया जाता है। और जो कोशिका भित्ति का जो आवरण होता है ना, वो किसका बना होता है, पेप्टिडोग्लाइकांस का बना होता है। इनका जो बाहरी आवरण होगा किसका बना होगा, पेप्टिडोग्लाइकांस के बने होंगे। किसके बने होंगे, पेप्टिडोग्लाइकांस के बने होते हैं। ठीक है, और जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती है, तो यूकैरियोटिक कोशिकाएं प्रोकैरियोटिक के अपोजिट होती है। क्या होती है, ये यूकैरियोटिक कोशिकाएं क्या होती हैं, प्रोकैरियोटिक के अपोजिट होती है। मतलब जो यूकैरियोटिक कोशिका होगा इनकी संरचना काफी सरल होती है। इनमें राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःद्रव्य जालिकाएं इनमें सब पाए जाते हैं। और इनमें आनुवंशिक पदार्थ के रूप में डीएनए और आरएनए दोनों पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा, इनमें डीएनए और आरएनए इनमें दोनों ही पाए जाते हैं। और सबसे खास बातें हैं कि डीएनए किससे बना होता है, डीएनए हिस्टोन प्रोटीन से बने होते हैं। और इनमें जो डीएनए होता है ना, वो कैसी पाली संरचना पाएगी, इनमें डीएनए द्विपाली संरचना में पाई जाती है। इनमें जो डीएनए होगा कैसी होगी, वो इनमें डीएनए द्विपाली संरचना में क्या होता है, पाया जाएगा। ठीक है, और इसमें क्या होता है, जैसे यूकैरियोटिक जो कोशिका जो संरचना होती है ये काफी सरल तो होबे करती है, साथ साथ इनमें क्या होते हैं, इनमें सारे क्या जो कोशिकांग होते हैं ये सब क्या होते हैं, सब उपस्थित होते हैं इनके पास है। ठीक है, और जो पशु कोशिका होता है जिसे जंतु कोशिका कहलाता है, तो क्या होते हैं, ये आमतौर पर पौधों की कोशिकाओं की तुलना में क्या होते हैं, आकार में ये काफी छोटे होते हैं। और इनके बाहर खाई क्या पाई जाती है, इनके बाहर
खाली क्या पाएगा, प्लाज्मा झिल्ली पाई जाती है। जो जंतु कोशिका होगी तो जंतु कोशिका प्लाज्मा झिल्ली पाया जाएगा, और जो पादप कोशिका उसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो पादपों में कोशिका भित्ति पाई जाती है, मतलब बाहर की तरफ, इधर ये बाई तरफ इनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। जो जंतु कोशिका है तो जंतु कोशिका पर क्या पाई जाती है, उसमें प्लाज्मा झिल्ली पाई जाती है। ठीक है, और इनके जो केंद्रक होते हैं वो स्फेरिकल शेप में होते हैं, मतलब कि इनका केंद्रक कैसा होता है, ये दीर्घाकार संरचना होता है। और हमारे पास ये प्लांट सेल है। तो प्लांट सेल की सबसे खास बात इनके पास ये क्या पाया था, जो इनके पास इनमें लवक पाई जाती है। जो लवक क्या करती है, तो प्रकाश संश्लेषण में सहायक होती है। जो लवक होगा तो लवक क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है। लेकिन हम इनवर्स बॉडी की बात करें तो इनवर्स बॉडी में क्या होते हैं, लवक तो नहीं पाए जाएंगे। तो जंतुओं में क्या होता है, लवक नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, और जो जंतु कोशिका होगा लवक नहीं पाया जाएगा, और जो पादप कोशिका होगा उसमें लवक पाए जाते हैं। जो प्रकाश संश्लेषण उनकी क्या करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं। ठीक है, और जो पादप कोशिका पशु कोशिका की तुलना में क्या होती है, आकार में ये बड़ी होती है। अब पादप कोशिकाएं आमतौर पर आकार में क्या होती है, ये आयताकार होती हैं। ठीक है, इनका जो कोशिका भित्ति बना होता है किसका होता है, इनका कोशिका भित्ति सेलुलोज का बना होता है। ठीक है, और इनमें क्या होता है, इनमें जो सेंट्रोसोम जो तारकाय नहीं होता है, इनमें तारकाय अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, इनमें तारकाय होते हैं, इनमें अनुपस्थित होते हैं। और इसके जो गाल्जिकाय होते हैं उनको डिक्टियोसोम, ठीक है, इत्यादि नामों से क्या होता है, जाना जाता है। इनमें जो भोजन होता है वो पॉलीसेकेराइड्स के रूप में क्या होता है, इनमें संचित होता है। ठीक है, और हमारे पास ये क्या है, ये पादप कोशिका है। ठीक है, इन पादप कोशिका की सहायता से क्या होता है, और जंतु कोशिका, इन दोनों में क्या होते हैं, इसमें हम अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, अब आते हैं क्या है, हम कोशिका के बारे में क्या है कुछ हम जानकारी पढ़ते हैं। ठीक है, कोशिका किससे बनी होती है, तो कोशिका था ना, तो कोशिका की जो खोज था हमने उसमें पढ़ लिया था कि कोशिका की खोज किसने किया था, रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक कितने सन में किया था, 1665 में किया था। मतलब ये पूरे वर्ल्ड के एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले किसकी खोज किया था, कोशिका की खोज किया था। इन्होंने कहा था कि कोशिका क्या होती है, एक मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई देती है। कोशिका क्या होती है, एक मधुमक्खी के छत्ते के समान क्या होती है, ये दिखाई देती है। ठीक है, इनमें जो सुरक्षात्मक आवरण होता है ये दो होते हैं, कौन कौन सा, जो प्लाज्मा झिल्ली होती है, एक होता है कोशिका भित्ति होती है। ठीक है, पहले आते हैं कोशिका भित्ति देखते हैं। तो कोशिका भित्ति की खोज भी किसने किया था, रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज किया था। वो भी कहाँ से, शैवाल से किया था इन्होंने। ठीक है, इन्होंने बताया कि जो कोशिका भित्ति होती है, कोशिका भित्ति क्या होती है, काफी मोटी होती है। अब कोशिका भित्ति की जो परतें होती हैं ये 3 परत होती हैं। कोशिका भित्ति में क्या होती है, इनमें 3 परतें पाई जाती हैं। प्राथमिक कोशिका भित्ति और द्वितीय कोशिका भित्ति, और इसके बाद जो बीच वाला जो खाली भाग इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे मध्य पटलिकाएं कहा जाता है। अरे जो कोशिका भित्ति होता है ना, तो पौधे के तापमान को बनाए रखने, ठीक है, और इसको वायु आघातों से सुरक्षा करने, ठीक है, इन सब चीजों में क्या करते हैं, इसको सहायता प्रदान करता है। और साथ साथ एक कोशिका भित्ति पौधे की संरचना को क्या करता है, स्थायी बनाए रखने में क्या होते हैं, ये सहायक होते हैं। मतलब कि कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति क्या होती है, आंतरिक संरचना क्या करता है, ये रक्षा करते हैं। और ये किसके बने होते हैं, ये सेलुलोज के बने होते हैं। किसके बने होंगे, सेलुलोज के, मतलब C6H10RO5। ठीक है, ये सेलुलोज का क्या है, ये रासायनिक सूत्र है। ठीक है, और एक कोशिका को क्या करता है, सूखने से बचाता है, और साथ साथ प्रतिकूल स्थितियों में इसकी क्या करता है, इसकी सुरक्षा भी प्रदान करेगा। मतलब प्रतिकूल स्थिति में क्या करेगा, इसको सुरक्षा प्रदान करने का ये
ये कार्य करते हैं। ठीक है, और इसमें मनमानी जल के अवशोषण क्या करता है, ये रोकने का भी एक कार्य करते हैं। ठीक है, और ये पौधे में क्या करता है, पौधों को रोगों से बचाता है, मतलब पौधे को क्या न होने पाए, रोग न होने पाए, तो उससे क्या करता है, पौधे की सुरक्षा या रक्षा करता रहता है। ठीक है, और यह परासरणी दाब का क्या करता है, प्रतिकार करता है, मतलब परासरणी दाब को क्या करेगा, ये रोकने का एक कार्य करता है। ठीक है, और ये किसके बने होते हैं, ये सेलुलोज के बने होते हैं। ठीक है, और जो कोशिका झिल्ली होती है, तो कोशिका झिल्ली काफी लचकदार, ठीक है, होती है, इसे क्या बोलते हैं, कोशिका झिल्ली को हम चयनात्मक झिल्ली भी कहा जाता है। ठीक है, और कोशिका झिल्ली जो होती है इसे चयनात्मक झिल्ली इसलिए कहा जाता है, क्यों, क्योंकि इसी के माध्यम से तरल पदार्थों क्या होता है, आवागमन होता है। यह लिपिड और प्रोटीन की सहायता से बने होते हैं। किसके बने होंगे, लिपिड और प्रोटीन की सहायता से क्या होते हैं, ये बने होते हैं। और ये क्या होते हैं, पिनोसाइटोसिस सहायक होता है। पिनोसाइटोसिस का क्या है, पौधे में जल की मात्रा का अंदर होना, तो उसे क्या बोलेंगे, पिनोसाइटोसिस कहा जाता है। ठीक है, क्या बोलेंगे उसे, पिनोसाइटोसिस कहा जाएगा। और होता है क्या, इंडोसाइटोसिस होता है एक्सोसाइटोसिस। ठीक है, इंडोसाइटोसिस का क्या है, पदार्थों का अंदर आना, और एक्सोसाइटोसिस मतलब पदार्थों का बाहर निकलना है। क्योंकि जो पौधे में जो भोजन आते हैं तो भोजन का उपयोग कर लिया जाता है, तो जब भोजन अंदर आएगा तो उसे इंडोसाइटोसिस कहा जाएगा, और जब भोजन बाहर निकलेगा तो उसे क्या बोलेंगे, उसे एक्सोसाइटोसिस कहा जाएगा। ठीक है, अब आते हैं इंडोसाइटोसिस प्रकार, ये निम्न प्रकार के होते हैं। इसे पिनोसाइटोसिस मतलब कोशिका से छोटे पुटिकाओं के फूटने से कोशिका में तरल पदार्थों क्या होता है, अंतर्ग्रहण हो जाता है। ठीक है, फिर होता है फैगोसाइटोसिस। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कुछ जीवित कोशिकाएं, जिन्हें फैगोसाइट्स कहा जाता है, अन्य कोशिकाओं को निगल जाती हैं या निगल लेती हैं। ठीक है, जैसे WBC की बात हो रहा है, जैसे हम श्वेत रक्तकणिकाओं की क्या कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं। ठीक है, और इनका कार्य क्या होता है, तो कोशिका झिल्ली के कार्य होते हैं कि हमारे शरीर में क्या होता है, इससे चोट लगने से बचाना। ठीक है, फिर कोशिका में अर्ध तरल जो सामग्री नहीं होता, तरल पदार्थ होते हैं, उनके आवागमन में सहायक होना। ठीक है, उनको क्या दिशा निर्देश करना, तो इन सारी प्रक्रियाओं में क्या होते हैं, ये सहायक होते हैं। ठीक है, हमने इसमें क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कोशिका भित्ति और प्लाज्मा झिल्ली पढ़ा था, जिनमें क्या होता है, ये सुरक्षात्मक आवरण होते हैं, मतलब कि जो पौधे होते हैं या जो जंतु होते हैं, इनमें क्या होते हैं, सुरक्षात्मक आवरण का क्या करते हैं, एक कार्य करते हैं। ठीक है, अब आते हैं क्या, कोशिका के अंग आते हैं। ठीक है, कोशिका के अंग में पहले हम क्या पढ़ेंगे, हम पहले पढ़ेंगे प्रोटोप्लाज्म पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, तो प्रोटोप्लाज्म कोशिका की एक ऐसी अंग होती है जो तरल पदार्थ में पाई जाती है। क्या पाई जाएगी, ये तरल अवस्था में पाई जाती है। अब प्रोटोप्लाज्म की खोज सबसे पहले डुजार्डी नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज किया था। किसने किया था, इसकी खोज डुजार्डी नामक वैज्ञानिक ने किया था। लेकिन जीवद्रव जो प्रोटोप्लाज्म था, इसको सर्वप्रथम कार्टी नामक वैज्ञानिक ने इसको देखा था। इसको किसने सबसे पहले देखा था, इसको सबसे पहले कार्टी नामक वैज्ञानिक ने इसको देखा था। ठीक है, कार्टी नामक वैज्ञानिक देखा, उन्होंने कहा कि यह कोशिका के ऐसे अंग होते हैं जहां पे कोशिका के सभी अंग स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं, और वहीं पे क्या होता है, इनका वृद्धि एवं विकास होता है। क्या होता है, वहां पे सभी कोशिका के अंगों क्या होता है, वृद्धि एवं विकास होता है। और इसीलिए क्या होता है, जो जीवद्रव्य या जो प्रोटोप्लाज्म होता है ना, इसे क्या बोलते हैं, इसे कोशिका का जीवित अंग कहा जाता है। क्या बोलते हैं, इसे कोशिका का जीवित अंग कहा जाता है। ठीक है, ये कोशिका के जीवित अंग होते हैं, और सबसे खास बात यह है कि यहीं पे क्या होता है, कोशिका के सभी भाग यहीं पे आके क्या होता है, उनका वृद्धि और विकास होता रहता है। और जो प्रोटोप्लाज्म जो जीवद्रव्य होता है ना, इसको दो भागों में बांटा गया, कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य। जो कोशिका द्रव्य होता है, हम बात कर सकते हैं जैसे एक कोशिका। ठीक है, कोशिका के बाद क्या हो गया, एक हो गया कोशिका झिल्ली हो गया। तो ऐसा क्या तरल पदार्थ जो कोशिका झिल्ली से गिरा हो, उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे कोशिका द्रव्य कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा उसे बोलेंगे कोशिका द्रव्य।
तो कोशिका झिल्ली से जो घिरा है तो उसे कोशिका द्रव्य कहेंगे। और जो क्या हो, जो केंद्रक झिल्ली से घिरा हो, जो क्या हो, जो केंद्रक झिल्ली से घिरा हो तो उसे क्या कहेंगे, उसे बोलेंगे केंद्रक द्रव्य कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा उसे, उसे कहा जाएगा केंद्रक द्रव्य। तो जो केंद्रक झिल्ली से घिरा हो तो उसे केंद्रक द्रव्य कहा जाएगा, जो कोशिका झिल्ली से घिरा होगा उसे कोशिका द्रव्य कहा जाएगा। तो कोशिका झिल्ली से जो घिरा तो उसे कोशिका द्रव्य, और जो केंद्रक झिल्ली से घिरा उसे केंद्रक द्रव्य। केंद्रक झिल्ली से घिरे हुए पदार्थ को, केंद्रक झिल्ली से घिरे हुए पदार्थ को केंद्रक द्रव्य, और कोशिका झिल्ली से घिरे हुए पदार्थ को कोशिका द्रव्य कहा जाता है। कोशिका झिल्ली से घिरे हुए पदार्थ को कोशिका द्रव्य और केंद्रक झिल्ली से घिरे हुए पदार्थ को केंद्रक द्रव्य के नाम से जाना जाता है। और जो कोशिका द्रव्य होते हैं तो कोशिका द्रव्य में क्या होते हैं, सभी प्रकार के क्या होते हैं, कोशिकांग पाए जाते हैं। और जो केंद्रक झिल्ली, जो केंद्रक पदार्थ होता है इसमें जैसे आनुवंशिक पदार्थ हो गया, अमीनो अम्ल हो गया, ये सब चीजें क्या होती है इसमें, वो पाई जाती हैं। ठीक है, फिर आते क्या है, अंतःप्रद्रव्य जालिका आते हैं। तो जो अंतःप्रद्रव्य जालिकाएं होती हैं ये क्या होती हैं, ये टेढ़ी मेढ़ी संरचना में एक केंद्रक के बाहर एक आवरण में पाई जाती है। इसे केंद्रक का लिफाफा भी कहा जाता है या कोशिका का नेटवर्क कहा जाता है। इसे केंद्रक का लिफाफा या कोशिका का नेटवर्क के नाम से क्या होता है, जाना जाता है। ठीक है, इसे क्या कहता है, इसे कोशिका का क्या होता है, इसे केंद्रक का लिफाफा एवं कोशिका का नेटवर्क भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि ये वही भाग होता है जो केंद्र को क्या करता है, एक कोशिका द्रव्य से अलग रखता है। क्या करता है, अलग रखता है। तो जो अंतःद्रव्य जालिका थी, अंतःद्रव्य जालिका की खोज किसने किया था, इसकी खोज के.आर. पोर्टर नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज किया। किसने किया है, इसकी खोज के.आर. पोर्टर नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज किया है। ये दो भाग होते हैं, एक होता है अंतःद्रव्य जालिका के दो भाग होते हैं, कौन कौन से, खुरदरी अंतःद्रव्य जालिका और चिकनी अंतःद्रव्य जालिका। हम एक कॉमन सेंटेंस पढ़े कि जिसपे राइबोसोम न पाया जाए, ऐसा अंतःद्रव्य जालिका जिसपे राइबोसोम न पाया जाए तो उसे चिकनी बोलेंगे, और जिसपे राइबोसोम पाया जाता है तो उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे चिकनी अंतःद्रव्य जालिका बोलेंगे। चिकनी मतलब जिसपे राइबोसोम नहीं पाया जाता है, ऐसा अंतःद्रव्य जालिका जिसपे राइबोसोम न पाया जाए तो उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे चिकनी अंतःद्रव्य जालिका कहा जाएगा। और जिसमें राइबोसोम पाया जाता है उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे खुदरी अंतःद्रव्य जालिका कहा जाता है। क्या बोलेंगे, उसे खुदरी अंतःद्रव्य जालिका कहा जाता है। ठीक है, और ये क्या करता है, यह कोशिका क्या करता है, यांत्रिक सहायता प्रदान करते हैं। ठीक है, और कोशिका के अंतःकोशिकीय परिवहन में क्या होते हैं, ये सहायता क्या करते हैं, ये कार्य करते हैं। ठीक है, और इसके बाद सबसे खास बात है जो अंतःद्रव्य जालिका जो खुदरी थी, तो खुदरी क्या होता है, ये प्रोटीन और लिपिड का संचय करता है और टूटे फूटे प्लाज्मा की मरम्मत करने में सहायक होते हैं। जो खुदरी होती है ना, ये क्या करेगी, जो खुदरी अंतःद्रव्य जालिका थी ये लिपिड और प्रोटीन का संचय करेगी और टूटे फूटे प्लाज्मा की मरम्मत में क्या होगी, सहायक होगी। और जो चिकनी होती है तो ये कोशिका द्रव्य में बिखरी पड़ी होती है। ठीक है, और ये जहर के प्रभाव को क्या करता है, नियंत्रित करने का कार्य करता है। ठीक है, फिर आते हैं क्या है, हम आते हैं गाल्जी कॉम्प्लेक्स आते हैं। तो जो गाल्जी का था, तो गाल्जी काय की खोज किसने किया है, तो गाल्जी काय की खोज सबसे पहले कैमिलो गाल्जी नामक वैज्ञानिक की खोज किया है। किसने किया है, इसकी खोज किसने किया है, कैमिलो गाल्जी नामक वैज्ञानिक इसकी खोज किया था। और इसका जो नाम है इसे निम्न नामों से जानते हैं, जैसे इसे बोलेंगे, इसे बोलते हैं डिट्रियोसोम, पॉलीकार्डिया। ठीक है, फिर इसके बाद ये आता है यार पुलिस, ये आता है यार पुलिस। फिर इसके बाद लयन काय का कारखाना। ठीक है, इन चीजों के नाम से क्या होता है, इसको जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, क्यों, क्योंकि करता है, इसका मुख्य काम क्या होता है, इसकी खोज किसने किया था, इसकी खोज कैमिलो गाल्जी नामक वैज्ञानिक इसकी क्या किया था, खोज किया था। इनका काम ये होता है कि हार्मोन्स का उत्पादन करना,
ग्लू का उत्पादन करना, गम का उत्पादन करना, रेजिन का उत्पादन करना, फिर इसके बाद कोशिका में यातायात को बनाए रखना, ठीक है। और लाइसोसोम के क्या उत्पादन संश्लेषण में क्या होते हैं, ये सहायक होते हैं। और साथ साथ ये कोशिका के सभी जैविक कार्यों को क्या करते हैं, संचालित एवं नियंत्रित करने में भी क्या होते हैं, ये सहायक होते हैं, ठीक है। फिर आते हैं राइबोसोम आते हैं। राइबोसोम की खोज सबसे पहले नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसकी खोज किसने किया था, राइबोसोम की खोज सबसे पहले नामक वैज्ञानिक ने किया था। इनके अनुसार यह स्पष्ट किया गया कि राइबोसोम कोशिका में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कोशिकांग है। यह कोशिका के अंदर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कोशिकांग होता है, जो केंद्रिका के द्वारा उत्पादित किए जाते हैं। किसके द्वारा उत्पादित किए जाते हैं, एक केंद्रिका के द्वारा क्या कहते हैं, ये उत्पादित किए जाते हैं। इनका मुख्य कार्य होता है कि क्या करते हैं, प्रोटीन का संश्लेषण करना होता है। और ये पाए कहाँ जाते हैं, कि खुदरी अंतर्द्रव्य जालिका के ऊपर पाए जाते हैं। और उत्पादित कहाँ से होंगे, तो ये कहाँ से होंगे, एक केंद्रिका के द्वारा उत्पादित होंगे और एक खुदरी अंतर्द्रव्य जालिका पे पाए जाते हैं। ये प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं, तो इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, इसे प्रोटीन का कारखाना कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसे, प्रोटीन का कारखाना इत्यादि नामों से इसको क्या होते हैं, इसको जाना जाता है। और राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा, 70S और 80S होता है। जो 70S राइबोसोम होगा यह कहाँ पाई जाएगी, यह प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाएगी। 70S राइबोसोम कहाँ पाया जाएगा, यह प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाएंगे। और जो 80S होगा यह कहाँ पाए जाएंगे, यह यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाएंगे। कहाँ पाए जाएंगे, यह यूकैरियोटिक कोशिकाओं में ये पाए जाते हैं, ठीक है। और राइबोसोम का कार्य क्या होता है, इनका कार्य होता क्या है, ये प्रोटीन का संश्लेषण करने का ये कार्य करते हैं, ठीक है। फिर हम आते हैं क्या, माइटोकॉन्ड्रिया आते हैं। तो सबसे खास बात है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, ठीक है, इसकी खोज किसने किया था, तो इसकी खोज कोलिकन नामक वैज्ञानिक ने किसकी खोज किया था, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किया था, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कहाँ से किया गया था, कीड़े मकोड़ों के मांसपेशियों से किया गया था। कहाँ से किया गया था, कीड़े मकोड़ों के मांसपेशियों से माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किया गया था। अब माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है ये क्या होती है, ये कोशिका में लगभग 50 से 50,000 तक की संख्या में क्या होते हैं, ये पाए जा सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया किसी भी प्रकार की कोशिका में लगभग 50 से 50,000 तक की ये संख्या में पाए जाते हैं, ठीक है। और ये कोशिकाओं को क्या करते हैं, ये ऊर्जा प्रदान करते हैं। और सबसे खास बात है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है यह स्तनधारियों के लाल रक्त कणिकाओं में क्या होते हैं, नहीं पाए जाते हैं। यह स्तनधारियों के लाल रक्त कणिकाओं में क्या होते हैं, ये अनुपस्थित होते हैं, मतलब नहीं पाए जाते हैं। लेकिन हाँ ऊंट में पाए जाते हैं, ऊंट को छोड़ करके, ठीक है। और हमारे पास है माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। और सबसे खास बात है कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, ये कोशिकीय श्वसन में क्या होते हैं, ये सहायक होते हैं। और इनमें जो भी ऊर्जा होता है, तो ऊर्जा किस रूप में संचित होता है, इनमें ऊर्जा एटीपी के रूप में ऑक्सीसोम के अंदर संचित होता है। इसमें जो सभी ऊर्जा होता है ये एटीपी के रूप में ऑक्सीसोम के क्या होते हैं, ये अंदर संचित होते हैं, जो कोशिकांगों के आवश्यकता के अनुसार उनको क्या करते हैं, ऊर्जा का आदान प्रदान करते रहते हैं, ठीक है। फिर आते हैं लाइसोसोम आते हैं। लाइसोसोम की खोज किसने किया था, तो इसकी खोज क्रिश्चियन डे डुवे नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था, इसकी खोज किया था। किसकी खोज किया था, लाइसोसोम की। लाइसोसोम को हम लयन का या इसे हम क्या बोलते हैं, इसे आत्मघाती थैली या आत्महत्या की थैली, ठीक है, सफाई वाला इत्यादि नामों से इसको क्या होता है, इसको जाना जाता है, ठीक है। और यहाँ से क्या होता है, यहाँ से हाइड्रोलिटिक नाम की एंजाइम का क्या होता है, यहाँ से स्राव होता है। यहाँ से किसका स्राव होता है, यहाँ से हाइड्रोलिटिक नामक एक एंजाइम का स्राव होता है, जो क्या करती है, जो कोशिका के अंदर मौजूद अपशिष्ट पदार्थों को मारने में और कोशिका की साफ सफाई करने में क्या करते हैं, ये मदद करते हैं। इनका उत्पादन कहाँ से होता है, तो लयन काय का उत्पादन गाल्जी काय के द्वारा किए जाते हैं, ठीक है। और ये शरीर में क्या करते हैं, ये अपशिष्ट पदार्थों के निवारण में क्या होते हैं, ये सहायक होते हैं, ठीक है।
लाइसोसोम का काम क्या होता है, ये मतलब कि जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, जो कोशिका के अंदर जो पदार्थ होते हैं उसके पाचन में क्या होते हैं, ये सहायक होते हैं। फिर भूखमरिया उम्र बढ़ने के दौरान कोशिका लाइसोसोमल एंजाइमों के माध्यम से अपने स्वयं के अंगों को क्या करता है, पचाता रहता है, जिसे क्या बोलते हैं, इसे ऑटोफैगी के नाम से जाना जाता है। जब किसी कोशिका का मरना तय होता है तो लाइसोसोमल एंजाइम पूरी कोशिका को पचा देता है। इसी प्रक्रिया क्या कहता है, ऑटोलाइसिस कहा जाता है। इस प्रकार लाइसोसोम आत्मघाती थैली के रूप में भी क्या करता है, एक कार्य करता है। अपना काम पूरा करने के बाद कोशिकांगों को भी क्या करता है, ये नष्ट कर देता है। लाइसोसोम घिसे पिसे कोशिकांगों को भी क्या करता है, नष्ट करने का ये कार्य करते हैं। ठीक है, फिर इसका लाइसोसोम कोशिका में प्रवेश करने वाले विदेशी या हानिकारक पदार्थों को नष्ट कर देता है और कोशिका क्या करता है, जो बैक्टीरिया जो वायरस होता है उनको भी क्या करता है, खा के पचा देते हैं। ठीक है, अब आते हैं क्या, हम आते हैं प्लास्टिड आते हैं, क्या आते हैं हम पढ़ेंगे प्लास्टिड। प्लास्टिड शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1866 ईस्वी में किसने किया था, हेकल नामक वैज्ञानिक ने किया था। ठीक है, और सबसे खास बात यह है कि यहाँ पे जो प्रकाशीय विक्रिया कहाँ होती है, ग्रहणाम होती है, और अप्रकाशीय विक्रिया कहाँ होगा, वो स्ट्रोमा में संपन्न होती है। स्ट्रोमा में कौन सा होगा, वहां पे स्ट्रोमा में क्या होगा, वहां पे अप्रकाशीय विक्रिया कहाँ संपन्न होती है, स्ट्रोमा में। अप्रकाशीय विक्रिया कहाँ संपन्न होगा, ग्रहण नामक भाग में क्या होगा, प्रकाशीय विक्रिया होगा। ग्रहण नामक भाग में प्रकाशीय विक्रिया, और स्ट्रोमा में क्या होता है, यहाँ पे अप्रकाशीय विक्रियाएं क्या होती हैं, ये संपन्न होती हैं। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो है ये सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करके ये क्या करते हैं, भोजन निर्माण में क्या होते हैं, ये सहायक होते हैं। और जो लवक होते हैं ना, ये मुख्यतः कहाँ पाए जाएंगे, ये मुख्यतः पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाएंगे, मुख्यतः ये पादप कोशिकाओं में ही क्या होते हैं, देखने को मिलते हैं। और ये 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, जो क्लोरोप्लास्ट होता है यह भोजन बनाने में सहायक होते हैं, और ल्यूकोप्लास्ट यह भोजन के संचय में सहायक होते हैं, और क्रोमोप्लास्ट ये क्या करते हैं, यह क्या करते हैं, पेड़ पौधों को रंग प्रदान करते हैं। तो जो क्रोमोप्लास्ट होगा यह रंग प्रदान करेगा, ल्यूकोप्लास्ट भोजन के संचय में सहायक होंगे, और क्लोरोप्लास्ट क्या होगा, तो क्या करते हैं, भोजन बनाने में क्या होते हैं, ये सहायक होते हैं। ठीक है, और इसके बाद जो लवक होता है 2 प्रकार का होता है, जैसे क्रोमोप्लास्ट का होता है भोजन ये रंग देने का काम करेगा, क्लोरोप्लास्ट भोजन बनाने में सहायक होगा, जो ल्यूकोप्लास्ट भोजन के संचय में सहायक होगा। तो 3 प्रकार के होते हैं। एमाइलोप्लास्ट का मतलब होता क्या है, जो स्टार्च का संचय करता है, किसका करेगा, जो मंडिया स्टार्च का संचय करता है। इलाइलोप्लास्ट क्या होता है, इलाइलोप्लास्ट होता है जो फैट मतलब जो वसा का संचय करता है, और प्रोटियोप्लास्ट मतलब जो प्रोटीन का संचय करता है। प्रोटियोप्लास्ट प्रोटीन का संचय, इलाइलोप्लास्ट वसा का संचय, और एमाइलोप्लास्ट मंड का संचय करने का एक कार्य करते हैं। ठीक है, और सबसे खास बात है भोजन बनाने में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। अब आते हैं सेंट्रोसोम्स आते हैं। सबसे खास बात यह है जो सेंट्रोसोम्स होते हैं ना, यह गुणसूत्री गमन में सहायक होते हैं। सेंट्रोसोम की जो खोज था किसने किया था, इसकी खोज थियोडोर बोवेरी नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था, इसकी खोज किया था। ठीक है, सेंट्रोसोम्स मतलब तारक काय, तारक काय की खोज किसने किया था, थियोडोर बोवेरी नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज किया था। और ये क्या होते हैं, यह गुणसूत्र के गमन में क्या होते हैं, ये सहायक होते हैं, और साथ साथ यह कोशिका विभाजन को भी क्या करते हैं, प्रेरित करने का ये कार्य करते हैं। ठीक है, तो जंतु कोशिका में विभाजन के दौरान सेंट्रोसोम से 2 सेंट्रियोल्स में से प्रत्येक विपरीत ध्रुव की ओर चला जाता है। ठीक है, और इस पिंडल तंतुओं क्या करते हैं, व्यवस्थित करने एवं कोशिका विभाजन में क्या होते हैं, ये सहायक होते हैं। शुक्राणु में 2 सेंट्रियोल्स में से डिस्टल सेंट्रियोल्स पूंछ की अच्छी फिलामेंट को क्या करता है, वो जन्म देते हैं। ठीक है, फिर आते हैं रिक्तिकाएं आती हैं। तो रिक्तिकाएं क्या होती हैं, तो रिक्तिकाओं की खोज किसने किया था, बूबैट नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज किया था। बूबैट नामक वैज्ञानिक ने रिक्तिकाओं की खोज किया था। रिक्तिका जो होती है यह पादप कोशिका में काफी बड़ी होती है, लेकिन जंतु कोशिका में क्या होती है, ये छोटे होते हैं। जंतु कोशिका में यह छोटे होते हैं और पादप कोशिका में क्या होते हैं, ये बड़े होते हैं। ठीक है, इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें प्राकृतिक भंडार गृह के नाम से भी जाना जाता है, या डस्टबिन के नाम से भी जानते हैं।
जो रिक्तिकाएं होती हैं, ठीक है, इन्हें डस्टबिन या प्राकृतिक भंडारगृह कहा जाता है। यह कोशिका में मौजूद प्रोटीन, खनिज पदार्थ एवं अवशिष्ट पदार्थों के संचय में क्या होते हैं, ये सहायक होते हैं। इन्हें कोशिका का पारदर्शी अंग के नाम से भी जाना जाता है। यह जंतु कोशिका में काफी बड़ी, छोटी एवं पादप कोशिका में काफी बड़े पाए जाते हैं। ठीक है, अब आते हैं केंद्रक आते हैं। तो केंद्रक क्या होता है, तो केंद्रक किसी भी कोशिका की क्या होती है, सबसे मध्य भाग में पाई जाती है। केंद्रक क्या होती है, किसी भी कोशिका के ये मध्य भाग में पाई जाती है, जो संपूर्ण कार्य का क्या करता है, संचालन एवं नियंत्रण करता है। मतलब ये कोशिका के सभी कार्यों को संचालित एवं नियंत्रित करने का ये एक कार्य करता है। ठीक है, और सबसे खास बात यह है कि जो केंद्रक था, केंद्रक की खोज किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने मछली के मांसपेशी की खोज किया था। तो रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने केंद्रक की खोज मछली के मांस से किया था। इन्होंने कहा था कि जो केंद्रक होता है इसे कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसे कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है, जो कोशिका के सभी कार्यों को संचालित और नियंत्रित करने का करता है, एक कार्य करते हैं। आज के निम्नवत भाग होते हैं, जैसे एक परमाणु झिल्ली हो गया, न्यूक्लियर शेल, केंद्रिका, क्रोमेटिन धागे, परमाणु मैट्रिक्स इत्यादि नामों से क्या होता है, इस चित्र को हम जानते हैं। ठीक है, सबसे खास बात है जब हमारे पास जो केंद्रक होता है ना, तो केंद्रक के बाहर क्या होता है, केंद्रिका झिल्ली पाई जाती है। ठीक है, और जिसका काम क्या होता है, तो केंद्रक को चारों से सुरक्षा प्रदान करने, और केंद्रक के अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे क्या होते हैं, क्रोमेटिन पाए जाते हैं। जैसे ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है, इसको बोलते हैं हम क्रोमेटिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, क्रोमेटिन कहा जाता है। ठीक है, और इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे हम केंद्रिका बोलेंगे, इसे बोलेंगे हम केंद्रक, इसे केंद्रक छिद्र कहा जाता है। ठीक है, और इसके बाद ये क्या है, एक केंद्रक झिल्ली है, या इसे केंद्रक आवरण भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, केंद्रक आवरण या झिल्ली कहा जाता है। ठीक है, इस तरीके की संरचना में क्या होते हैं, ये पाए जाते हैं। और जो केंद्रक होता है ये एक कोशिका में एक की संख्या में पाए जाते हैं, जो समुचित कार्यों को क्या करता है, इसके संचालित एवं नियंत्रित करने का करता है, एक कार्य करता है। ठीक है, आज हमने पढ़ा क्या, हमने पढ़ा कोशिका पढ़ा था। ठीक है, तो इसमें जो कोशिका, जो केंद्र के कार्य करता है, कोशिका की समस्त गतिविधियों क्या करता है, एक केंद्र माना जाता है। ठीक है, यह जीनों का भंडार है जो शरीर के सभी लक्षणों के विकास एवं अभिव्यक्ति से क्या होता है, संबंधित होता है। केंद्रक कोशिका विभाजन को भी क्या करता है, नियंत्रित करने का कार्य करता है। क्या आता है, न्यूक्लियस, राइबोसोम और आरएनए के निर्माण में भी क्या करता है, ये मदद करते हैं। फिर इस केंद्रक एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पात्रों के संचरण में क्या होते हैं, ये सहायक होते हैं। ठीक है, और इसके अंदर जो केंद्रिका होती है वो क्या होती है, वो राइबोसोम के निर्माण में क्या होती है, ये सहायक होते हैं। ठीक है, ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा क्या, कोशिकांग पढ़ा। तो कोशिकांग का मतलब क्या होता है, कोशिका के ऐसे अंग होते हैं जो क्या करते हैं, यहाँ पे कार्यों को संचालित और नियंत्रित करने का क्या करते हैं, एक कार्य करते हैं। ठीक है।